मुझे अभी कुछ अरसा ही हुआ था लाहौर के एक मशहूर पागलखाने में नौकरी करते हुए। ये पागलखाना 1 साल पहले ही बना था, लेकिन इसके बावजूद भी ये अस्पताल बड़ी ही जल्दी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया था। मुझे इस पागलखाने की ये बात बहुत अजीब लगती थी कि यहाँ पर सिर्फ औरतों का ही इलाज किया जाता था। इस पागलखाने में हर तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता था। इसीलिए लोग दूसरे अस्पतालों की निस्बत इस पागलखाने में जहनी मरीज खवातीन का इलाज करवाने को ज्यादा अहमियत देते थे और यहाँ पर मरीजों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा जाता था। इस अस्पताल में काम करने वाली सभी लड़कियों की अलग अलग ड्यूटियां थीं, जो हर हफ्ते के बाद तब्दील कर दी जाती थीं। शुरू में मेरी ड्यूटी इस पागलखाने की तमाम बेड शीट्स को चेंज करना था। एक दिन मैं अस्पताल में इन तमाम पागल औरतों के बिस्तरों की चादरें तब्दील कर रही थी तो मुझे एक सफेद रंग का पत्थर मिला था, जो तकरीबन हर औरत के बिस्तर के नीचे मौजूद था। जिसे देखकर पहले तो मैं घबरा गई थी कि ये पत्थर यहाँ पर कैसे आए हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि शायद इन पत्थरों से ये पागल औरतें खेलती हैं और फिर खेलते हुए ही इन औरतों ने इन पत्थरों को अपने बिस्तरों के नीचे छुपा दिया होगा। इसीलिए मैंने इन तमाम पत्थरों को इकट्ठा किया था और फिर इन सफेद रंग के पत्थरों को एक शॉपर में डालकर इस पागल खाने से बाहर फेंक दिया था, ताकि ये पागल औरतें इन पत्थरों से कहीं एक दूसरे को नुकसान न पहुंचा दें। इस अस्पताल में सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था, इसीलिए हर रोज धुली हुई साफ चादरें इन बेड्स पर डाली जाती थीं, ताकि जब लोग यहाँ पर मौजूद अपनी पेशेंट से मिलने आएं तो उन पर अच्छा असर पड़े। इसीलिए फिर जब अगले दिन में दोबारा से चादरें तब्दील कर रही थी तो वही सफेद रंग के पत्थर मुझे फिर से हर पागल औरत के बिस्तर के नीचे से मिले थे। इस दफा मैं इन पत्थरों को देखकर सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये पत्थर हर रोज यहाँ पर कैसे आ जाते हैं। इनको मैं खड़ी होकर बहुत गौर से देख रही थी। फिर कुछ ही देर के बाद मैं अपनी दोस्त को बुलाकर लाई थी, जिसने इस पागल खाने में मेरे साथ ही नौकरी शुरू की थी। यहाँ पर काम करने के दौरान ही हम दोनों की दोस्ती हो गई थी और फिर हम दोनों ही एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन गई थी। फिर मैंने महाजबीन को वही पत्थर दिखाए और उससे कहा था कि पता नहीं ये पत्थर यहाँ पर कौन लाता है और इन पागल औरतों के बिस्तरों के नीचे क्यों रखता है। तो महाजबीन ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा था कि ये सफेद रंग के पत्थर नहीं हैं, बल्कि ये तो फिटकड़ी है। इस फिटकड़ी को मैं ही इन पागल औरतों के बिस्तरों के नीचे रखती हूँ, क्योंकि ऐसा करना मेरी ड्यूटी है। तो महाजबीन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी और फिर मैंने महाजबीन से फौरन ही पूछा था कि आखिर क्यों, और इस फिटकड़ी को इनके बिस्तरों में रखने से क्या फायदा होता है और इनको पागल औरतों के पास ही क्यों रखा जाता है। लेकिन अगले ही लम्हे महाजबीन की बात सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी जब उसने मुझसे कहा था कि इस फिटकड़ी को रखने से। मेरा नाम नादिया है, मैं लाहौर में रहती हूँ और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास खानदान से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, जबकि मेरे अलावा मेरे 2 भाई भी हैं और मेरे अबू को फौत हुए अभी कुछ अरसा हुआ है। लेकिन उनके फौत होने से हमारी जिंदगियों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उनके चले जाने से कुछ अरसा के लिए हम सब की जिंदगी में थोड़ा बहुत सुकून आ गया था, क्योंकि मेरे अबू एक नशई थे और वो नशा करने के साथ साथ जुआ भी खेलते थे। जब भी अबू नशा करता था और जुआ खेल कर हार जाता था तो फिर अबू घर आकर हम सब बहन भाइयों के सामने अम्मी को बहुत मारता था और अम्मी को कहता था कि मुझे पैसे दो, मैं जुआ हार गया हूँ। फिर जब अम्मी अबू से कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है तो अम्मी पर और भी ज्यादा तशद्दुद करते थे। हम बहन भाई अभी छोटे थे, इसीलिए चाहने के बावजूद भी अपनी अम्मी के लिए कुछ नहीं कर पाए थे, बल्कि एक कोने में बैठकर अपनी अम्मी को देखकर बस चुपचाप ही रोते रहते थे। क्योंकि मैं अपने भाइयों से बड़ी थी, इसीलिए मैं उनको तसल्लियां ही देती थी और चुप करवाने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन अब अब्बू का ये मामूल बन गया था कि जब वो जुआ जीत जाता था तो हफ्ता हफ्ता घर नहीं आता था, बल्कि नशा करके अपने दोस्तों के पास ही पड़ा रहता था। लेकिन जब जुआ हार जाता तो घर में आकर लड़ाई झगड़ा करता था। अबू ने घर का सारा सामान तक बेच डाला था। अम्मी लोगों के घरों में काम करती थी और जो तनख्वाह उनको मिलती थी उससे वो घर का खर्चा करती थी। घर की सारी ही जिम्मेदारी अम्मी के नातवा कंधों पर थी। अम्मी सुबह होते ही लोगों के घरों में काम करने चली जाती थी और फिर अम्मी के काम पर चले जाने के बाद मैं अपने भाइयों को संभालने के साथ साथ घर के भी थोड़े बहुत काम कर लिया करती थी। मैं अपने भाइयों से 8 साल बड़ी थी। मेरे नाना अबू और नानी अम्मी दोनों का ही इंतकाल एक हादसे में हो गया था। फिर उनकी वफात के बाद मेरे मामू ने अम्मी को बोझ समझकर जल्द ही अपने सर से उतार फेंका था और उनकी शादी एक नशई आदमी से करवा दी थी। फिर मामू ने पलट कर कभी दोबारा अम्मी की खबर तक न ली थी कि आखिर वो किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। शादी के 2 साल बाद ही मैं पैदा हो गई थी। लेकिन फिर मेरे पैदा होने के बाद जब भी अम्मी पेट से होती थी तो अब्बू अम्मी को नशा करके बहुत मारता था, जिससे उनका हमल गिर जाता था। और फिर इसी तरह 8 साल के बाद अल्लाह ने अम्मी को 2 जुड़वा बेटे दिए थे। मोहम्मद और अहमद की पैदाइश पर मैं और अम्मी तो बहुत खुश थे, लेकिन उनके पैदा होने की अब्बू को कोई खास खुशी नहीं हुई थी। मोहम्मद और अहमद के
पैदा होने के बाद अम्मी ने अब्बू को मना करने के बावजूद भी मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया था, जहाँ पर फीस बराए नाम ही थी और इस स्कूल में किताबें भी फ्री दी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी अब्बू हर रोज घर में फसाद डालकर बैठ जाता था और कहता था कि इस पर पैसे क्यों जाया कर रही हो, जो पैसे तुम इस पर लगाती हो अगर तुम मुझे दे दिया करोगी तो वही पैसे मैं तुम्हें शाम तक डबल करके दे दिया करूंगा। तो अम्मी बस अब्बू की बात सुनकर अफसोस के साथ सर ही हिलाती रह जाती थी। अम्मी अब्बू की शदीद मुखालफत के बावजूद भी मुझे सिर्फ 5वीं जमात तक ही पढ़ा पाई थी, क्योंकि जब एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आई थी तो उस दिन अब्बू ने भी हस्बे मामूल अम्मी को बहुत मारा था। उस दिन मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं अपनी अम्मी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि स्कूल में हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का शऊर दिया गया था। इसीलिए फिर मैंने सवालिया नजरों से अब्बू को देखते हुए उनसे ये पूछा था कि आखिर कब तक आप मेरी अम्मी को यूं जानवरों की तरह मारते रहेंगे और हम चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे? आप खुदा के लिए बस कर दें अब ये सब कुछ करना। तो मेरी बात सुनकर अब्बू को बहुत तैश आ गया था। उन्होंने फौरन से एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर भी रसीद कर दिया। क्योंकि मैं एक कमजोर बच्ची थी इसीलिए उनका थप्पड़ खाते ही मैं दूर जाकर जमीन पर मुंह के बल गिर गई थी। फिर अम्मी मुझे यूं देखकर भागती हुई मेरे पास आई और मुझे गले से लगाकर जोर कतार रोने लगी थी। अब्बू ने सारा घर सर पर उठा लिया था और चीखते हुए मुझसे कह रहे थे कि अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू अब अपने बाप से मुकाबला करने पर उतर आई है। और फिर अब्बू ने बैग से मेरी सारी किताबें निकाल ली और उन सबको फाड़कर आग लगा दी थी। अब्बू एक दफा फिर से अम्मी पर चिल्लाने लगे थे कि तुमने इसी दिन के लिए इसे स्कूल में दाखिल करवाया था कि ये अपने बाप के सामने खड़ी होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे सवाल करे। फिर अब्बू ने अम्मी से कहा था कि देख नजमा, अब अगर मैंने इसे दोबारा स्कूल जाते हुए देख लिया ना तो मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक देकर उस घर से बाहर निकाल दूंगा। और फिर ये सब कहने के बाद अब्बू रुका नहीं था बल्कि तेजी से चलता हुआ घर से बाहर निकल गया था। अब्बू के जाते ही अम्मी ने नाराजगी से मुझे देखते हुए मुझसे पूछा था कि भला तुझे क्या जरूरत पड़ी हुई थी अपने अब्बू से इस तरीके से बात करने की? तो फिर मैंने भी अपने आंसू साफ करते हुए अम्मी से कहा था, मैंने कौन सा कोई गलत बात की थी जो उनको इतना गुस्सा आ गया था? मैंने तो हालात से तंग आकर आपके हक में बात की थी। फिर मैंने मुंह बनाते हुए अम्मी से कहा था कि अच्छा ही होना था अगर वो आपको तलाक दे देते, हमारी जिंदगियों में थोड़ा बहुत सुकून आ जाना था और हम सबको ही इस अजियत भरी जिंदगी से निजात मिल जानी थी। तो मेरी बात सुनकर अम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो मुझसे कहने लगी थी कि दोबारा कभी ऐसी बात मजाक के साथ भी अपने मुंह से मत निकालना। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे अब्बू ने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया तो हम कहाँ जाएंगे? एक छत ही तो है सर पर, अपनी है, अगर इससे भी हाथ धो बैठे तो हम कहाँ जाएंगे? सड़कों पर धक्के खाने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा। हम तो पहले ही 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल के साथ खाते हैं, तो घर का इंतजाम कैसे करेंगे? और फिर अम्मी मजीद कहने लगी थी, वैसे भी इस जालिम दुनिया में एक मर्द का साया सर पर होना बड़ा जरूरी होता है। मुझे अम्मी की बातों की कुछ समझ नहीं आती थी, जबकि मैं तो ये समझती थी कि जालिम दुनिया नहीं है बल्कि जालिम तो अब्बू हैं, जो अपनी ही औलाद और बीवी पर तरह तरह के जुल्म करता है। फिर इस दिन के बाद मैं कभी दोबारा स्कूल नहीं गई थी। बस अब तो मेरी अम्मी शादी कर देना चाहती थी, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी खाला ने बचपन में ही मेरी मंगनी अपने इकलौते बेटे के साथ कर दी थी। अम्मी इस मंगनी से बहुत ज्यादा खुश थी। फिर जैसे जैसे वक्त के साथ मैं बड़ी होती जा रही थी तो मुझे भी इस रिश्ते की हकीकत पता चल गई थी और उम्र के साथ मुझे भी दिली लगा हो गया था। घर के हालात देखकर अम्मी ने मेरी शादी जल्दी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अम्मी को अब हर वक्त बस यही खौफ लगा रहता कि कहीं एक दिन अब्बू मुझे भी जुए में हार न दे। सो इसीलिए अम्मी ने कोई भी ताखिर किए बगैर खाला से मेरी शादी की बात की। तो फिर खाला ने भी अम्मी की बात सुनकर फौरन से कहा था, आपा राशिदा, मुझे इस शादी के जल्दी होने या ताखिर के साथ होने में कोई एतराज नहीं है। आखिर हमें शादी तो करनी ही है, इसीलिए हम जल्दी से कर लेंगे। बस आपा तुम परेशान ना हो, बस आपा तुम परेशान ना हो नादिया की तरफ से, क्योंकि मैं इसे तो अपनी बेटी ही बनाकर रखूंगी। आपा अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं ना तो मेरा भी बहुत दिल करता है कि मेरी बहू नादिया अब जल्दी से मेरे घर आ जाए, क्योंकि उमर तो काम पे चला जाता है और मैं अकेली सारा दिन घर पे बैठकर बोर होती रहती हूँ। आपा राशिदा, तुम कोई पराई तो हो नहीं, इसीलिए मैं भी तुम्हारे घर के हालात के बारे में अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कोई जहेज नहीं लूंगी। हाँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश जरूर है कि तुम मेरे बेटे को नादिया के साथ एक मोटरसाइकिल भी लेकर दो। तो खाला की बात सुनकर अम्मी बहुत परेशान हो गई थी और उनसे कहने लगी थी कि बहन, तुम तो मेरे घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो ना कि नादिया के अब्बू तो कोई काम ही नहीं करता, मैं ही लोगों के घरों में काम करती हूँ और इन पैसों से ही मेरे घर का खर्चा करती हूँ। इसके अलावा तो मेरी और कोई आमदनी है ही नहीं, इसीलिए मोटरसाइकिल लेना तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक जहेज की बात है तो वो मैं अपनी नादिया को थोड़ा बहुत लेकर दे दूंगी। तो फिर खाला ने भी अम्मी की बात सुनकर फौरन ढिठाई के साथ कहा कि हमें जहेज नहीं चाहिए, मेरे घर में पहले ही जरूरत की हर चीज मौजूद है और सामान रखने की जगह भी नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें जहेज देने से मना किया है और मोटरसाइकिल का कहा है। तुम देख लो, आखिर कब तक तुम मोटरसाइकिल का इंतजाम कर पाओगी? हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि हमें इतनी भी कोई खास जल्दी नहीं है शादी की। फिर अम्मी खाला की बातें सुनकर खामोश हो गई थी और मायूसी के साथ उठकर घर वापस आ गई थी और मेरे लाख पूछने पर भी अम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर थोड़ी ही देर के बाद अम्मी उठी थी और एक संदूक खोलकर बैठ
बैठ गई थी जिसमें अम्मी अब्बू से पैसे छुपा कर रखती थी। क्योंकि अब्बा घर पे नहीं थे इसलिए वो इत्मीनान के साथ पैसे गिनने लग गई। मैं बचपन से ही अम्मी को देखती आ रही थी कि वो हर महीने के आखिर पर जब उनको तनख्वाह मिलती थी तो वो इस तनख्वाह को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेती थी और फिर आधे पैसों से अम्मी घर का सौदा ले आती थी और आधे पैसे हमेशा इसी संदूक में छुपा कर रख देती थी। और फिर अब्बू के लाख मारने के बावजूद भी अम्मी ने अब्बू को कभी इन पैसों के बारे में नहीं बताया था। आज जब मैंने इतने सालों के बाद इन पैसों को बड़ी आस के साथ गिनते हुए देखा था तो फिर मैं अम्मी से ये पूछे बिना नहीं रह पाई थी कि अम्मी आपने आखिर ये पैसे क्यों जमा किए हैं। तो अम्मी मुझे देखकर मुस्कुरा दी थी और फिर मुझसे कहने लगी थी कि बेटा ये पैसे मेरे थोड़े थोड़े करके तुम्हारी शादी के लिए जमा कर रही थी ताकि जब भी तुम्हारी शादी हो तो ये पैसे हमारे कुछ काम आ सकें। लेकिन इन पैसों को गिनकर अम्मी बड़ी ही मायूस हो गई थी क्योंकि इतने सालों से जमा करने के बावजूद भी यह पैसे सिर्फ 10,000 ही हुए थे। मैं अम्मी को इस कदर मायूस देखकर बहुत परेशान हो गई थी। सो इसीलिए मैंने अम्मी से फौरन ही पूछा था कि क्या हुआ है आपको, आप नाराज क्यों हो गई हैं। तो फिर अम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारी खाला ने मुझसे कहा है कि हम लोग शादी पर उमर को एक अदद मोटरसाइकिल लेकर दें और आज के इस महंगाई के दौर में एक मोटरसाइकिल भी 80,000 तक आती है जबकि हमारे पास तो बस यही सिर्फ 10,000 रुपए हैं। अब मैं बाकी के 70,000 कहाँ से लाऊंगी भला। तो फिर मैंने अम्मी को यूं परेशान होता देखकर उनसे पूछा था कि आखिर खाला ने ऐसी बात क्यों की है जबकि उनको तो हमारे घर के हालात के बारे में अच्छी तरह से पता है। फिर अम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा तुम अपना दिल खाला की तरफ से तंग मत करो, वो हमारे बारे में जानती हैं इसीलिए तो इसने हमसे जहेज नहीं मांगा। तो अम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने अम्मी से कहा था कि खाला जहेज लें या फिर मोटरसाइकिल का कहें, दोनों ही बात एक ही है। अम्मी ने मुझे समझाने के लिए भी मुंह खोला ही था कि अब्बू जो पता नहीं कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे फौरन से आए थे, अम्मी से पैसे छीन कर अपनी जेब में रखे और फिर अम्मी को बालों से पकड़कर मारना शुरू कर दिया था और पागलों की तरह बस इन्हें मारते ही चले जा रहे थे, ये देखे बगैर कि उनको कहां पर लग रही है। अम्मी से कह रहे थे कि तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने ये पैसे मुझसे क्यों छुपाए। और फिर मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे थे कि इस मनहूस के लिए तुमने मुझसे सारी उम्र झूठ बोला है, अपने शौहर को दगा देकर तुमने अपने लिए जहन्नुम खरीद ली है। मैं अम्मी को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी लेकिन अब्बू ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया था। अम्मी को बहुत ज्यादा चोटें आई थी। फिर अब्बू ने अम्मी को एक तरफ धक्का दे दिया था और खुद जाने लगा था तो अम्मी ने भी हिम्मत नहीं आ रही थी बल्कि फौरन से ही अब्बू का रास्ता रोक रखा था और फिर अब्बू पर चिल्लाने लगी थी, निकालो मेरे पैसे कहाँ हैं, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं तुम्हें इसको यूं लुटाने नहीं दूंगी। मैंने आज पहली दफा अम्मी को अब्बू पर यूं चिल्लाते हुए सुना था लेकिन अब्बू किसी की भी परवाह किए बगैर पैसे लेकर चले गए थे। अब्बू के यूं इस तरह से पैसे ले जाने पर अम्मी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो चकरा कर जमीन पर गिर गई थी क्योंकि उनके सालों की जमा पूंजी अब्बू जुए में हारने के लिए ले गए थे। फिर अम्मी को इस हालत में देखकर मैं चिल्लाने लगी थी कि कोई तो हमारी मदद करने के लिए आओ, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया था बल्कि आस पड़ोस के लोग आकर खड़े हो जाते थे और फिर तमाशा देखकर चलते बनते। तो फिर मैं किसी न किसी तरीके से अम्मी को एक सरकारी अस्पताल में ले गई थी क्योंकि प्राइवेट अस्पताल ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर्स ने अम्मी का मुआयना करके बताया था कि इन्हें कोई शदीद जहनी सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से इन्हें फालिज का अटैक हो गया है। तो डॉक्टर की बात सुनकर मैं जमीन पर गिर गई थी और मैंने रोना शुरू कर दिया था क्योंकि बस एक ही तो माँ थी जो हम बहन भाइयों का सहारा थी, जबकि अब्बू ने तो आज तक कभी भी हमारी कोई जिम्मेदारी उठाई नहीं थी और वो भी अब जिस्मानी माजूर हो गई थी। अम्मी के साथ मुझे अब इस बात की भी फिक्र थी कि आखिर अब हमारा सहारा कौन बनेगा और हम कहाँ से खाएंगे। डॉक्टर्स ने 2 दिन के बाद ही अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया था और मैं उन्हें घर ले आई थी। अब मैं सारा दिन ही अम्मी के पास बैठी रहती थी और अम्मी से छुपकर आंसू भी बहाती रहती थी क्योंकि घर का सारा राशन खत्म हो गया था। मोहम्मद और अहमद भी भूख से सारा दिन तड़प कर बिलक बिलक कर रोते थे। 2 दिन तक अब्बू की कोई खबर नहीं आई थी कि वो कहाँ पर हैं और इन पैसों के साथ उन्होंने क्या किया। लेकिन फिर तीसरे ही दिन कुछ लोग अब्बू की लाश लेकर हमारे घर आए थे। उनके मुताबिक अब्बू के पास जो पैसे थे इनमें से आधे वो जुए में हार गया था और जो बाकी बचे थे इन पैसों से अब्बू ने शराब पी ली थी, लेकिन वो शराब जहरीली निकली थी जिसकी वजह से अब्बू के साथ साथ और भी बहुत से दूसरे लोग अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए थे। अब्बू ने अपनी सारी जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी किया था इसको हम कभी नहीं भुला सकते, इसीलिए अब्बू के चले जाने से हम लोगों को कोई खास दुख नहीं हुआ था। अब हमारे घर में फाकों की नौबत आ गई थी, इसलिए अब मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली थी। इसलिए फिर मैंने अम्मी की जगह इन लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था जहाँ पर अम्मी किया करती थी, लेकिन ये लोग मुझसे ज्यादा काम करवाते थे और पैसे कम देते थे। इसके अलावा सारा दिन हर छोटी बात पर डांटते भी थे। इसीलिए मैंने जल्द ही घरों में काम करना छोड़ दिया था और एक बार फिर से नौकरी तलाश करना शुरू कर दी थी क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। लेकिन मैं अपनी हर कोशिश के बावजूद भी मुसलसल नाकाम हो रही थी। फिर एक दिन किसी ने मुझ पर तरस खाकर मुझे लाहौर में बने हुए नए पागल खाने के बारे में बताया था और मुझसे कहा था कि एक प्राइवेट अस्पताल है और इस अस्पताल की ऑनर एक लड़की है, इसीलिए वो तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए आसानी के साथ तुम्हें नौकरी दे देगी। इसीलिए मैं अगले ही दिन इस अस्पताल में चली गई थी और फिर
ऐसा ही हुआ था। उन लोगों ने मुझे नौकरी पर रख लिया था क्योंकि मेरी तालीम ज्यादा नहीं थी, इसीलिए मुझे सफाई के लिए रखा गया था और मुझे तनख्वाह भी अच्छी ही ऑफर की थी। इसीलिए मैंने इस नौकरी को नेमत जानते हुए फौरन ही इस पेशकश को कबूल कर लिया था। शुरू में मुझे इस अस्पताल में तमाम बेड्स की चादरें तब्दील करने की ड्यूटी दी गई थी। जिस दिन से मैंने ये काम संभाला था, इस दिन से मुसलसल मुझे हर मरीजा के बिस्तर के नीचे से एक पत्थर मिल रहा था। फिर एक दिन मैंने इस पत्थर के बारे में अपनी दोस्त से तस्करा किया तो फिर इसने मुझे बताया था कि ये पत्थर नहीं बल्कि फिटकड़ी है जो हर पागल औरत के बिस्तर के नीचे रखी जाती है। तो महाजबी की बात सुनकर मेरी आंखें हैरत के साथ फैल गई थी और फिर मैंने उससे पूछा था कि आखिर क्यों और ऐसा करने के साथ क्या होता है। मेरी बात सुनकर महाजबी ने मुझसे कहा था कि इस फिटकड़ी पर एक जहरीला केमिकल लगाया जाता है। फिटकड़ी की वजह से इस केमिकल का असर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जानलेवा साबित नहीं होती। लेकिन अगर इस केमिकल को फिटकड़ी पर लगाने के बजाय डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाए या फिर किसी भी और तरीके से, तो इससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। महाजबी की बात सुनकर मैं चकरा कर रह गई थी और फिर मैंने इससे पूछा था कि आखिर इस कदर जहरीले केमिकल को इस्तेमाल करने की वजह क्या है। फिर महाजबी ने मुझसे कहा था कि इससे हर पागल औरत नीम बेहोश हो जाती है, यानी फिर इससे जो कुछ भी कहा जाए वो बिल्कुल वैसा ही करती जाती है। फिर इन औरतों को एक अलग बने हुए कमरे में ले जाया जाता है। फिर वहां पर इन सब औरतों को एक खास तरीके के साथ मेकअप किया जाता है। किसी औरत का मेकअप के साथ चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, जैसे किसी ने इसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो, और किसी औरत को मेकअप करके दुल्हन बना दिया जाता है। फिर इन औरतों को इनके मेकअप के लिहाज से अलग अलग सबक याद करवाया जाता है, जिनमें ये औरतें अपनी मजबूरियां बयान करते हुए भीख मांगती हैं। और फिर इस तरह से इन तमाम खवातीन को बेसहारा और लाचार देखकर इनकी वीडियोस बनाई जाती है और इस वीडियोस को फिर दूसरे ममालिक में भेजा जाता है। इस तरह से इस अस्पताल की ऑनर इन औरतों के नाम पर चंदा इकट्ठा करती है और फिर मैडम आसिया इस चंदे से अपनी लग्जरी लाइफ गुजारती है और दूसरी कंट्रीज में जाकर घूमती फिरती है और महंगी महंगी चीजें खरीदती है। बज़ाहिर नेक नियत और रहमदिल नजर आने वाली औरत अंदर से कितनी कमजर्फ और सख्त दिल औरत है, इसके बारे में बस इस अस्पताल के अमले के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। इन औरतों के लवाहिकीन मैडम आसिया पर भरोसा करके अपनी अजीज बहन बेटियों को उसके हवाले कर देते हैं और ये औरत इन बेचारी जहनी मरीज औरतों के साथ क्या कर रही है, दूसरे ममालिक में इनका तमाशा बनाती है और फिर इस तमाशे से मिलने वाले पैसों पर खुद इशरत भरी जिंदगी गुजारती है। पहले तो मुझे मैडम आसिया बहुत अच्छी और सोबर खातून लगती थी, लेकिन जब से मुझे महाजबी ने इस मैडम आसिया की हकीकत बताई थी, तब से मुझे इस औरत से बहुत नफरत महसूस होने लग गई थी और मैं दिल ही दिल में ये बात सोचने लग गई थी कि हर इंसान किसी न किसी को धोखा दे रहा है, कोई खुद पर अच्छाई का लिबादा ओढ़कर और कोई वैसे ही। लेकिन सभी ये बात भूले बैठे हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और जब वो इंसान को इसके किए का बदला देने पर आता है तो उसका असल चेहरा सबके सामने बेनकाब कर देता है। अब मैं उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि आखिर मैडम आसिया का असल चेहरा लोगों के सामने कब आएगा और मैं सच्चे दिल से दुआ कर रही थी कि वो वक्त जल्दी आए।